नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल एलएलपी पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसे जजमेंट की चर्चा करने वाला हूं जो कि अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2021 को चेक बाउंस से संबंधित मामले में आया है। इसका एक बहुत बड़ा रोचक पहलू यह है कि मद्रास हाईकोर्ट के जिस जजमेंट के खिलाफ ये अपीलें आई हैं, इसमें खास बात यह है कि दोनों ही पक्ष इस जजमेंट से किसी न किसी कारण से क्षुब्ध थे और वो उच्चतम न्यायालय में पहुंचे अपनी बात रखने के लिए। और इसमें हुआ यह था कि जिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आंचल सीमेंट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में ACL कहेंगे, जो सप्लाई की गई थी, उसकी कस्टम ड्यूटी का और वारपेज चार्जेस का, वारपेज चार्जेस इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में एक प्रभार लिया जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये दोनों प्रभार इनके कहने पर ACL कंपनी के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर अपीलेंट कंपनी के द्वारा चुकाए गए। और वो कितने थे? 6,96,00,000 की तो कस्टम ड्यूटी भुगतान की गई और 8,04,00,000 रुपए वारफेज चार्जेस के नाम से उसके लिए भुगतान किया गया। तो कुल मिला के लगभग 15 करोड़ के आसपास इन्होंने भुगतान उनके कहने पर किया। और इसमें यह अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी ये भुगतान कर रहे हैं इसका हम विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट कर देंगे, ऐसा उन्होंने केस में कहा। अब जब पेमेंट करने की बात नहीं पूरी हुई, तब इस कंपनी के माध्यम से अब प्रयास किया गया। अंतिम रूप से प्रयास करने पर ACL कंपनी के द्वारा 18 चेक 50 लाख रुपए प्रति चेक के हिसाब से 9 करोड़ के पेमेंट के रूप में, पार्सल पेमेंट के रूप में इनको सुपुर्द कर दिया गया पेमेंट के लिए। और जब उन चेक्स को प्रेजेंट किया गया तो वो चेक जो है डिसऑनर हो गया। वो डिसऑनर कैसे हो गए? चेक प्रदाता के द्वारा या तो ये चेक स्टॉप किया गया है या फिर ये फंड्स ना होने की वजह से वापस किया जा रहा है। इस तरह का उनके पास रिटर्निंग मेमो आ गया। अब इनके पास क्या ऑप्शन था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत पूरी प्रक्रिया दी गई है कि अगर कोई चेक किसी ने दिया है, अगर वो किसी लायबिलिटी को लेकर है और यदि उसका भुगतान आपको नहीं किया जा रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस रिटर्न मेमो के मिलते ही 30 दिन के भीतर उसे उस धनराशि की डिमांड करते हुए एक लीगल नोटिस दे दें, जिसमें उसे 15 दिन का समय कम से कम आप देंगे ही। जब वो 15 दिन का समय गुजर जाएगा और यदि वो पेमेंट फिर भी नहीं करता है, तो आपको अधिकार दिया गया है कि विदिन 30 डेज, उस 15 दिन के बीत जाने के बाद 30 दिन के भीतर आप संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं। तो क्या हुआ? इधर इन्होंने सबसे पहला काम यह किया, भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 506 के तहत एक FIR अभियुक्त गण के खिलाफ कर दी और क्राइम ब्रांच ने उस FIR को दर्ज कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने लीगल नोटिस दिया, वही नियमानुसार जो लीगल नोटिस देने की बात होती है वो दिया। और देने के बाद तो क्राइम ब्रांच के द्वारा उसी बीच में मनोज गोयल जो डायरेक्टर थे क्यूज साइड से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद ACL के तरफ से सेटलमेंट का प्रयास चालू हो गया अपीलेंट के साथ। और जब सेटलमेंट की बात शुरू हुई तो ये हुआ कि 10 करोड़ में इन्होंने सेटलमेंट कर लिया। दोनों पार्टियां 10 करोड़ में राजी हो गई इस सेटलमेंट को करके। और उससे पहले इन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी थी, 18 चेक के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी थी। और इधर कंप्रोमाइज़ की बात चल रही, कंप्रोमाइज़ हो गया और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी गई कि किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे चीज़ों को सेटल किया जाएगा। और जो 10 करोड़ की बात हुई उसमें 3 करोड़ रुपए देकर, डिमांड ड्राफ्ट देकर उस पार्टी को, अपीलेंट को ये कहा गया कि अब आप इनकी बेल को ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और जो भी लोग हैं उनकी एंटीसिपेटरी बेल भी होगी, आपके उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में ऐसा ही किया गया। 3 करोड़ मिल जाने के बाद ऐसा ही किया गया। लेकिन बाकी जो 7 करोड़ थे उसका जो पेमेंट देने की जो व्यवस्था दी गई थी उसके अंतर्गत उनको जो चेक दिए गए थे, वो चेक होने के बावजूद भी, टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत होते हुए भी, जब उन चेक को लगाया गया पेमेंट के लिए और बाद में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सारे केस
वापस ले लिए जाएंगे जब भी हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह की बात थी, कंप्रोमाइज़ यही होता ही है। तो जब इनको पैसा फिर से नहीं मिला, यानी कि जो चेक इन्होंने एग्रीमेंट के अंतर्गत दिए थे, पहले वाली पेंडिंग चली रही थी कंप्लेंट, अब जब तक वापस तभी ली जाएगी जब यहाँ पर ये पैसा मिल जाएगा जो बात हुई। अब एग्रीमेंट के अंतर्गत जब पैसा, जब वो चेक दिए गए और उस चेक का पेमेंट फिर से नहीं हुआ, तो अब की बार तो एग्रीमेंट था ही, एग्रीमेंट में सारी बातें लिखी थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होगा, फ्रॉड भी होगा, इस तरह की बातें लिखी हुई थी और ये माना जाएगा। और इधर चेक का पेमेंट फिर भी नहीं हुआ। अब जब पेमेंट नहीं होगा तो वही प्रक्रिया फिर से चालू की गई और अंतिम रूप से इनके खिलाफ एक सेकेंड सेट कंप्लेंट का वो भी चालू कर दिया गया। यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन के लिए 2 साइमल्टेनियसली कंप्लेंट केस चलने लगे। इधर ये कंप्लेंट चालू हो गई। हालांकि इन्होंने एक काम किया, जो ACL वाले थे, यानी कि जो अंचल सीमेंट लिमिटेड कंपनी थी अभियुक्तगण की तरफ से, उन्होंने क्या किया, इसको मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया उस एग्रीमेंट को लेकर। उस एग्रीमेंट को कहकर कि एक डायरेक्टर के पार्टी बना के उसको चैलेंज करने की कोशिश की और ये कहा ये बहुत ही दबाव बना के लिया गया है और इस तरीके से, मतलब एक जो भी आधार उनके हो सकते थे एग्रीमेंट को झुटलाने के लिए, जो भी उनको आधार मिल सकते थे, वो सारे प्रयास उन्होंने किए। हालांकि कोर्ट की तरफ से माना गया कि ये सब बिल्कुल सच नहीं है और वो अंतिम रूप से डिसमिस ही किया गया। जब ये बात इन्होंने इस एग्रीमेंट का चैलेंज किया था, उसको जब इन्होंने पेंडिंग कर रखा था, उसी दौरान इन्हें मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की 482 धारा के अंतर्गत, जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर नॉलेज करती हैं, उसके अंतर्गत चले गए। तो उसमें तो सिर्फ इलीगैलिटी की बात होती है, अगर कोई इलीगैलिटी है उसको न्यायालय देखेगा। तो उसमें क्या हुआ, न्यायालय के द्वारा एक ऐसा काम किया गया, उस एकल पीठ के द्वारा ये किया गया कि जो सेकेंड कंप्लेंट प्रोसीडिंग चली उसे ख़त्म करने की बात कह दी। और ये उसका रीजनिंग उनका ये था कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट के अंतर्गत चेक दिए गए हैं और ये चेक किसी लायबिलिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। और पहली कंप्लेंट को ओके कहा, पहली कंप्लेंट को कहा कि ठीक है वो चलाइए। मद्रास हाईकोर्ट ने पहली कंप्लेंट को चलाने के लिए कह दिया, तो इससे और दूसरी वाली को ख़त्म कर दिया। इससे दोनों ही पार्टी को समस्या हुई, क्योंकि जो एक्यूज साइड से यहाँ अपील की गई, रिस्पोंडेंट की साइड से जो अपील की गई, उनका कहना यह था कि पहली कंप्लेंट को क्यों चलाया जा रहा है, पहली कंप्लेंट को ना चलाया जाए, उनका ये कहना था। क्योंकि एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद ये वाली चल रही है और कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया, तो उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। और दूसरा पक्ष जो अपीलांट का कहना यह था कि ये जो चेक दिए गए थे ये लायबिलिटी के अंतर्गत ही दिए गए थे और उसी के बेसिस पर हमने वो काम किया था, नो ऑब्जेक्शन किए थे, बेल हुई थी उसी बेसिस पर, तो इनकी सेकेंड भी हम चला सकते हैं, यानी कि दूसरी कंप्लेंट भी हमें अधिकार मिल गया चलाने का। तो अब कुल मिलाकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहला प्रश्न जो है वो ये उठा कि क्या एक ही ट्रांजैक्शन के लिए 2 कंप्लेंट एक साथ चलाई जा सकती है। दूसरा प्रश्न ये उठा कि क्या उनमें से किसी एक का क्वैश होना आवश्यक है, और तीसरा आखिर उसके परिणाम क्या होंगे। ये बात माननीय न्यायालय को तय करनी थी। तो माननीय न्यायालय के द्वारा बहुत सारे जजमेंट्स का अलग अलग फैक्टर्स को बताते हुए उसका डिस्कशन किया गया। इन दोनों अपीलों में एक साथ सुनते हुए दोनों पक्षों को बखूबी सुना गया और सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इस पर अपना पूरा विश्लेषण किया और जो जजमेंट पीछे दिए गए हैं, पीछे की जो नज़ीरें हैं, उनका हवाला अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग जजमेंट का देते हुए विस्तार से वो डिस्कशन किया गया। और अंत में जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि जो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया वो गलत है, और उन्होंने ये कहकर बहुत ही गंभीर गलती करी है कि चूंकि एग्रीमेंट को चैलेंज किया गया था और इस वजह से उसके अंतर्गत जो भी चेक दिए गए थे वो उसको
कोई लीगल लायबिलिटी के तहत नहीं दिए गए थे। हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व करके ये जजमेंट जो पास किया गया ये एक सीरियस एरर के तौर पे देखा जा सकता है। और फिर उन्होंने अपना जजमेंट ये दिया कि पहली कंप्लेंट को ख़त्म किया जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट की बेसिस पर वो डाइल्यूट हो जाती है। और जो दूसरी कंप्लेंट है उसे आप प्रोसीडिंग्स में कंटिन्यू करेंगे। और भी एक आर्गुमेंट किया गया था कि ये ट्रांजैक्शन कोई सेल नहीं है, और तो कोर्ट का कहना यह था कि आपके पास ये विकल्प पूरी तरह से मौजूद है कि ये बात आप ट्रायल के दौरान अपनी साबित करें। ये बात ना वो 482 में देखी जा सकती है, ना हम इसमें देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के एकल पीठ के जजमेंट को समाप्त कर दिया गया, जिसमें उन्होंने पहली कंप्लेंट को चलाने की कार्रवाई करने की को हामी भरी थी और दूसरी को मना कर दिया था। और दूसरे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो पहले क्रिमिनल कंप्लेंट एनआई एक्ट के अंतर्गत चल रही थी 18 चेक के संबंध में, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, उन प्रोसीडिंग्स को समाप्त कर दिया। अब आप समझ पाए होंगे कि न्यायालय के समक्ष किस किस तरह से चीज़ें आती हैं जिसका उसे समाधान निकालना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए ये सब जानकारी जो कम समय में आपको बिना किसी प्रयास के तात्कालिक तौर पे मिल सकें और आप इन सब चीज़ों से लाभान्वित हो सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।